बच्चों, आज का जो टॉपिक है बोर्ड परीक्षा के पर्पज से बनाया गया है। यदि बच्चे हमारी इस वीडियो को देख लेते हैं तो निश्चित रूप से वो परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे, क्योंकि हमने फालतू टॉपिक को नहीं चुना है और जो परीक्षा में आना है उन्हीं विषयों के लिए हमने मेहनत किया है। तो ध्यान दे करके ये 2-3 टॉपिक हैं इसमें, इस वीडियो में बच्चों ध्यान दीजिए। पुष्प में निषेचन की क्रिया, आवृत बीजी में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, ये एक ही विषय है। द्विनिषेचन तो ऐसे कुछ भी निषेचन, द्विनिषेचन या स्त्री केसर की लंब काट का चित्र, तो स्त्री केसर की लंब काट का चित्र है बच्चों। पुष्पी पादप में निषेचन की क्रिया यही है। आवृत बीजी पौधों में निषेचन, तो ये चित्र आप लोगों को बनाना है बच्चों, ज्यादा कठिन नहीं है, अभी हम समझाते हैं। सबसे पहले देखिए कि निषेचन क्या है, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बच्चों फर्टिलाइजेशन यहाँ पे जेड भी होता है, एस भी होता है, ध्यान दीजिए। एक फूल में 2 नर तथा मादा केंद्रक होते हैं। नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन, संलयन मतलब जुड़ना, जब नर और मादा केंद्रक जुड़ते हैं उसी को निषेचन कहते हैं। आगे देखिए, वर्तिकाग्र से जब वर्तिकाग्र से परागकण, परागण जिसको बोलते हैं, वर्तिकाग्र से परागण के समय जब परागण की क्रिया, ये परागकण है, ये स्त्री केसर है। ये बच्चों ये आपके नर भाग हैं। जब स्त्री केसर के अंदर ये नर भाग ऐसे अंदर जाते हैं, ऐसे वर्तिकाग्र से, ये वर्तिकाग्र है, ये भाग वर्तिकाग्र है। वर्तिकाग्र से परागकण, परागकण के समय ये परागकण अंदर जाते, परागण के समय एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। यहाँ पर एक चिपचिपा तरल सा पदार्थ स्रावित होता है। इन तरल पदार्थों का अवशोषण करके परागकण फूल जाते हैं। परागकण जब इनमें तरल पदार्थ अवशोषित हो जाता है तो ये फूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि जनन छिद्रों से, ये जनन छिद्र है, मादा भाग है, जनन छिद्रों से पराग नलिका बाहर निकल आती है। जनन छिद्रों से पराग नलिका बाहर निकल आती है तथा वृद्धि करके रसायन वर्तन द्वारा वर्तिकाग्र एवं वर्तिका से होती हुई, यहाँ से वर्तिका से होती हुई, ऐसे वर्तिका से होती हुई, ये वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका से होती हुई युग्मकों समेत अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश कर जाती है। और ये ऐसे आते हैं, यहाँ से नर युग्मक ऐसे आते हैं और ऐसे यहाँ बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं स्त्री केसर के अंदर। ये बीजांड है, यहाँ नर के जो परागकण है यहाँ पे आते हैं, है ना, परागकण जिनको, ठीक है ना बच्चों। अंडाशय यहाँ पे क्या होते हैं, समेत अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश कर जाती हैं, ठीक है ना। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर, पराग नलिका, ये जो पराग नली है बीजांड में प्रवेश कर जाती है। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। जब ये पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है तो यहाँ से नर युग्मक आते हैं, ये मादा भाग है, स्त्री केसर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से परागकण क्या आते हैं, जो पराग नलिका है बीजांड में प्रवेश करती है और यहाँ पे जो नर युग्मक हैं इनको यहाँ पे मुक्त कर देती है। इसमें भ्रूण थैली में, ये भ्रूण थैली है ध्रुवी, ये जो आपका है, इसमें क्या करते हैं, मुक्त कर दिया जाता है, युग्मकों को मुक्त कर दिया जाता है बीजांड में। ये आपका बीजांड ग्रंथ है, ये पूरा बीजांड है, यहाँ पे इसमें मुक्त कर देती हैं। एक नर युग्मक क्या होता है, एक नर युग्मक कोशिका से संलियत हो जाता है, कोशिका से संलियत होकर के जुड़ जाता है, द्विगुणित युग्मक का निर्माण करता है। इसके बाद द्विगुणित युग्मक वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करते हैं। यहाँ पे भ्रूण बनता है। अब ये भ्रूण क्या होता है, ये आप बच्चों समझिए, ये परागकण है, ये वर्तिका है, ठीक है ना, स्त्री केसर, ये नर युग्मक है, इस नली के अंदर आ रहे हैं, पराग नली है, ये पराग नली है जो आपकी, ये प्रतिमुखी कोशिकाएं हैं, ये आपका अंडाशय है बच्चों, ये अंडाशय है, यहाँ पे पूरा जो फूला हुआ भाग है, ये अंदर ध्रुवी केंद्रक है, ये अंदर मादा युग्मक है
और ये बाहरी कवच होता है, ये जो पतले दो आपके दिख रहे हैं, ये ऐसे बाहरी कवच है, ये बीजांड ग्रंथ है, और ये बच्चों अंदर भ्रूण थैली है। आंतरिक कवच ये आपका आंतरिक कवच है, ये बाहरी कवच है, ध्यान दीजिए। एक कलेजा है, और यहाँ पे ये निषेचन की क्रिया होती है। और इस प्रकार से यदि निषेचन के बारे में आता है तो केवल इतना लिखना है बच्चों, और ये चित्र बनाना है। इसी प्रकार से कभी कभी द्विनिषेचन पूछता है या त्रिक निषेचन, तो द्विनिषेचन की क्रिया तब भी आप लोगों को इतना चित्र बनाना है, और ये आपको बच्चों ये लिखना है इतना। द्विनिषेचन में केवल यहाँ से यहाँ तक लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना, ध्यान दीजिए। बोर्ड परीक्षा में समय का विशेष ध्यान देना होता है। द्विनिषेचन पूछता है, लिखा है द्विनिषेचन, निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। तो ये पीछे हम देखेंगे। इस यहाँ पर द्विनिषेचन क्या है, द्विनिषेचन के बारे में बताया गया है। निषेचन के दौरान पराग नलिका, निषेचन के दौरान जो पराग नली है, ये पराग नली है, पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर दो नर युग्मकों को मुक्त करती है। ये पराग नली इसके अंदर दो नर युग्मकों को मुक्त करती है। दो नर युग्मक होते हैं, उसमें एक नर युग्मक अंडकोशिका से जुड़ जाता है और युग्मनज जाइगोट बना लेता है ना, जिससे एक फल का निर्माण होता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं। इसी से फल बनता है। आगे बच्चों जो भी सब्जियां हैं, फल फूल हैं, जो भी पेड़ पौधों में क्रिया होती है, उसी से फल बनता है। इसी को सत्य निषेचन कहते हैं। जो दूसरा नर युग्मक होता है, द्वितीय केंद्रक बनाता है, द्वितीय केंद्र बनाता है। और ये द्वितीय केंद्रक जब बना देता है, यहाँ पे द्वितीय केंद्रक बनाता है, इसको त्रिक संलयन बोलते हैं। यहाँ निषेचन की क्रिया दो बार होती है। एक नर युग्मक क्या होते हैं, दो नर युग्मक अंदर आते हैं। एक क्या होता है, नर युग्मक अंड से जुड़ करके, संलियत हो करके, अंड से जुड़ करके एक फल का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है, और इसे सत्य निषेचन कहते हैं। दूसरा जो नर युग्मक होता है, वो केंद्रक का निर्माण करता है ना। यहाँ केंद्रक का निर्माण करता है, त्रिक संलयन जिसको कहते हैं। यहाँ निषेचन की क्रिया दो बार होने की वजह से इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। बहुत सरल है बच्चों। सो मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि ये पराग नली है, पराग नली से, ठीक है ना, दो नर युग्मक अंदर आते हैं। दो नर युग्मक अंदर आने के बाद एक नर युग्मक क्या करता है, यहाँ से ये निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन कभी कभी पूछ लेता है बच्चों। तो निषेचन के बाद होने वाले क्या परिवर्तन होते हैं, बाह्य दल, बाह्य दल जो होते हैं पत्ती के हरे भाग होते हैं। पुष्प में जो निषेचन की क्रिया होती है, बाह्य दल, ये आपके बाह्य दल हैं बच्चों। ये बाह्य दल होते हैं, जो हरा कलर का भाग होता है। ये प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं, ये मुरझाकर गिर जाते हैं, परंतु कई पादपों में चिर लग्न होते हैं, ये लगे होते हैं। टमाटर के पौधे और बैगन के पौधे में ये ऐसा होता है। आगे चलते हैं बच्चों। दल, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, वर्तिका, ये आपके दल हैं। जो फूल के जो पीले भाग, लाल भाग होते हैं, ये दल हैं। ये दल होते हैं। और ये बच्चों ये पुंकेसर हैं, ये पुंकेसर हैं, ठीक है। ये आपकी ये पुंकेसर होते हैं, ये नर भाग होते हैं। सो ये दल हो गए आपके, ये पुंकेसर हो गए। वर्तिकाग्र, ये वर्तिकाग्र हो गई, और ये वर्तिका हो गई। ये मुरझाकर गिर जाते हैं, ये मुरझाकर गिर जाते हैं। ये निषेचन के बाद होने वाले जो परिवर्तन हैं दूसरे भाग में आते हैं, अंडाशय व अंडाशय भित्ति। अब यहाँ पे अंडाशय होता है, ये अंडाशय और अंडाशय भित्ति होती है। अंडाशय फल में तथा अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। ये जो अंडाशय होता है आपका फल में बदल जाता है, अंडाशय भित्ति, अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है, और जो अंडाशय भित्ति होती है ये फल भित्ति में बदल जाती है। जिसको भित्ति का मतलब छिलका, फल का छिलका बोलेंगे बच्चों, है ना। सो जो अंडाशय होता है ये फल में बदल जाता है धीरे धीरे, ऐसे आपका फल बाहर निकल आता है और फूल वूल सब धीरे धीरे झड़ जाते हैं। और जो फल भित्ति होती है, ये जो फल भित्ति है, अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। इसी के बाद ये जो बीजांड है आपके, ये बीज का निर्माण करते हैं। ये जो बीजांड है, इसमें देखिए बच्चों, ये जो बीजांड है, इसमें से ये जो बीजांड है ये बीज का निर्माण करते हैं। अंड द्वार, ये बीज द्वार बन जाता है। ये अंड द्वार होता है, जो अंड द्वार,
ये बीज द्वार बनाता है, और बीजांड का ये नष्ट हो जाता है। जो बीजांड का होता है ये पूरा नष्ट हो जाता है। और भ्रूण कोश, ये भ्रूण कोश यहाँ पे क्या है, अंड कोशिका, यहाँ पे जो अंड कोशिका होती है बच्चों, अंड कोशिका ये भ्रूण बनाती है। अंड कोशिका होती है यहाँ पे ये अंड कोशिका ये भ्रूण बनाती है। और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद जो प्रतिमुखी कोशिकाएं होती हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं, और द्वितीयक के अंदर एक भ्रूण कोश बना जाता है ना। इस प्रकार से बच्चों ये निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन, इस प्रकार से आप लोगों को इतना लिख के आना है। कभी कभी ये बहुत ज्यादा पूछता है और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पुष्पकार नामांकित चित्र कभी कभी आ जाते बनाने के लिए, और इसके विभिन्न चक्रों को बताइए। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है? एक लिंगी उभयलिंगी पुष्प क्या है, उदाहरण से समझाइए। आवृत बीजी यह एंजियोस्पर्म पौधों के नर जननांगों को वर्णन कीजिए। तो एक परीक्षा में देखो बच्चों कई प्रकार से आपका प्रश्न घूम करके आ सकता है। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म, दूसरा चीज पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किन अंगों के द्वारा होता है, एक लिंगी उभयलिंगी क्या होते हैं, पुष्प की अंतर्ध का स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोगों को कैसे बनाना है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर हमने एक पुष्प बनाया है। यदि आता है कि पुष्प की अंतर्ध काट का नामांकित चित्र बनाइए या पुष्प की संरचना बनाइए, तो इस प्रकार से बच्चों बनाना है। बड़ा सिंपल है, आप लोगों को ऐसे सीधे से बनाना है। यह भी इसके पहले हमने जब पढ़ा था ये अकेले निषेचन की क्रिया के बारे में, तो ये अकेले इसको बनाया था। स्त्री भाग होता है, ये आपके नर भाग होते हैं फूल के, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पे परागकण होते हैं, ये परागकण यहाँ पे स्त्री केसर के अंदर ऐसे आते हैं, और ऐसे अंदर आकर के यहाँ पर फल का निर्माण होता है। ये जो हरे हरे भाग हैं ये पत्ती के, ये बाह्य दल होते हैं, है ना, ये बाह्य दल होते हैं, इनको बाह्य दल सेपल बोलते हैं। ये डंठल जिसको बोलते हैं, पुष्पवंत हो गया आपका, ये आपका बीजांड होगा जिसको इंग्लिश में ओविल बोलते हैं। ये आपका बच्चों क्या हो गया, ये जयांग है आपका, ये जयांग है आपका, यहाँ ये जयांग हो गया, ये जयांग हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जयांग है। ये तंतु है ना, जिनमें जिनमें नर भाग होते हैं, ये तंतु है, मतलब धागा सा होता है पतला सा फूलों के अंदर। यहाँ पे पराग कोष होते हैं, पराग कोष जब इस वर्तिका के अंदर जाएंगे तभी यहाँ फल का निर्माण होता है। जैसे सांसारिक रूप से हर एक फल बनने के पहले नर मादा में क्रिया होती है, उसी प्रकार से पुष्पों के अंदर भी बच्चों नर और मादा के अंदर निषेचन क्रिया होती है। इसी के बाद फल का निर्माण होता है। ये पुमंग होते हैं, जो पुमंग होते हैं ये नर भाग होते हैं। ये पूरा पुमंग है आपका, तंतु परागकोश पुमंग है। ये आपका जो ये स्त्री केसर इसको बोलते हैं, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, अंडाशय स्त्री केसर में आते हैं। पूरा स्त्री केसर आता है, बीच में एक स्त्री केसर के साथ में कई जो है पुमंग होते हैं जिसको नर भाग कहते हैं। ये जो जो कलर वाला भाग है ये जिसको दल बोलते हैं बच्चों। इस प्रकार से एक फूल में, है ना, ये बाह्य दल हो गया, डंठल हो गया, ये आपके नर भाग हो गए, ये आपका स्त्री केसर हो गया, स्त्री वाला भाग हो गया, या नर पराग कोष हो गए, ये पराग कोष इसके अंदर जाते हैं और फल का निर्माण होता है। आवृत बीजी पौधों में, यहाँ से हम समझते हैं थोड़ी से, आवृत बीजी पौधों में यदि आप लोगों को लिखना नहीं आता है तो आप चित्र बनाइए और थोड़ा सा वर्णन करिए बच्चों, आप लोगों को अच्छे नंबर मिलेंगे। क्योंकि कई बार आप रटते हैं, रटने से कुछ नहीं होता है, आप लोगों को समझना है। इस फूल का चित्र बनाना है। विज्ञान में सबसे ज्यादा चित्र की जो है बहुत ज्यादा भूमिका होती है। यदि आप साइंस में केवल चित्र बनाते हैं, आप लोगों को याद नहीं होता है, तब भी आपको एग्जामिनर कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा। आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। नर और मादा जननांग मतलब नर भाग और मादा भाग एक पुष्प में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। पुष्प एक रूपांतरित शाखा है, जिसको रूपांतरित मतलब बदलने वाला। इसमें निम्न 4 चक्र होते हैं। बाह्य दल, जैसे हमने बताया हरे भाग के बाह्य दल होते हैं। एक कलर वाली जिनको कलियां बोलते हैं दल होते हैं। पुमंग, ये आपके जो नर भाग होते हैं पुमंग हो गए। जयांग, ये मादा भाग हो गया। तो नर जननांग, कभी कभी मादा जननांग के बारे में अकेले पूछ लेता है कि नर जननांग मादा जननांग क्या होता है, ठीक है ना बच्चों। सो देखिए बाह्य दल ये हरे रंग की पत्ती सदस्य रचनाओं का चक्र है।
फूल के चारों तरफ हरे भाग का होता है। ये हरे रंग की पत्ती जैसी संरचना का संरचनाओं का एक चक्र है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है। ये बाहरी जो बाह्य दल होते हैं ये अंदर के भाग की रक्षा करते हैं। ये जो रंगीन भाग है जिनको हम कलियां बोलते हैं ये रंगीन होते हैं और परागण की क्रिया के लिए ये कीटों को आकर्षित करते हैं, है ना। जब परागण होता है अगर कीट इसमें बैठते हैं तो इसके पराग कण बच्चों इसके अंदर छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक कीट यहाँ पे बैठा और उड़ करके यहाँ पे आएगा तो इसके जो पराग कण होंगे यहाँ आ जाएंगे और इससे बस परागण क्रिया होती है, कीटों के द्वारा भी होती है, इसमें फूलों में हवा के द्वारा भी होती है ना। सो परागण क्रिया कई प्रकार से होती है, आकर्षण होता है कीटों के द्वारा। अब देखिए आगे क्या होता है कि ये रंगीन परागण क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, है ना, ये जो कलियां होती हैं। इसके बाद पुमंग जो होते हैं इंडोसियम, ये नर जनन अंग होते हैं बच्चों, है ना। ये नर जनन अंग होते हैं ऐसे जो बने ऐसे, ये देखिए बड़े सिंपल से हैं, ये कठिन नहीं है। ये नर जनन अंग होते हैं। कभी कभी नर जनन अंग और मादा जनन अंग इनके बारे में ही अकेले पूछ सकता है, तो ध्यान देना ये पूरा होल आपको बनाना है। इसकी प्रत्येक इकाई जो ये पुमंग होते हैं ये यहाँ से यहाँ तक, इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, एक पुंकेसर ये है, एक ये है, एक पुंकेसर ये है, इस प्रकार से, है ना। ये प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अंगला जो फूला हुआ भाग है, अंगला ये फूला हुआ भाग इस है भाग पराग कोष होता है। ये पराग कोष होता है, इसमें पराग कण होते हैं। पराग कोष या एंथर के अंदर, पराग कोष या एंथर इसको बोलते हैं, एंथर भी पराग कोष, इसके अंदर नर युग्मक या परागकण बनते हैं। इसके अंदर नर युग्मक और परागण बनते हैं, परागण बनते हैं। और पराग कणों में एक सूत्री नर केंद्रक होता है। इन्हीं पराग कणों में एक सूत्री नर केंद्रक होता है, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये जयांग क्या है, ये स्त्री केसर इसको बोलते हैं। स्त्री भाग होता है, मादा भाग होता है फूल के अंदर। मादा जनन अंग, इसकी प्रत्येक इकाई अंडप कहलाती है। इसकी प्रत्येक इकाई आपकी अंडप कहलाती है आपकी, है ना, जिसको कार्पेल कहते हैं। अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है। ये जो फूला हुआ भाग है ये अंडाशय है आपका, अंडाशय। अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होते हैं, इसी जिसमें बीजांड होता है, इसमें बीजांड होता है। यहाँ पे ही फल बनने की क्रिया होती है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है, यहीं पे अंड बनता है, मादा युग्मक बनते हैं जिनको जाइगोट बोलते हैं। बीजांड में बीज बनता है और फिर क्या होता है, बीजांड में यहीं पे बीज का निर्माण होता है। जब किसी फूल में पुंकेसर स्त्री केसर में से केवल एक जननांग उपस्थित होता है, कभी कभी किसी में एक ही जननांग होता है, इसमें जैसे दोनों हैं, ये मादा जनन अंग हो गया, ये नर जनन अंग हो गया। कभी कभी एक फूल में केवल एक ही होता है। जब किसी पुष्प में पुंकेसर या स्त्री केसर में से केवल एक जननांग उपस्थित होता है तो उस पुष्प को एक लिंगी कहते हैं। जब केवल एक अगर आता है एक लिंगी पुष्प क्या है, तो नर जननांग और मादा जननांग में से केवल एक भाग होता है फूल का, उसी को, है ना, एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे पपीता में या तरबूजा में एक लिंगी जो पौधे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनमें जो है एक ही, इनके फूलों के अंदर एक ही भाग होगा, या तो नर या तो मादा। आगे पुंकेसर युक्त एक लिंगी पुष्प को नर पुष्प, एक लिंगी पुष्प को नर पुष्प तथा स्त्री केसर युक्त एक लिंगी पुष्प को मादा पुष्प कहते हैं। सो पुंकेसर, अगर उसमें पुंकेसर है तो उसको नर पुष्प कहेंगे, यदि मादा है तो उसको मादा पुष्प कहेंगे। बच्चों समझ में आया। यदि एक फूल में एक केवल है नर भाग है तो उसको नर पुष्प कहेंगे। यदि उसके अंदर केवल मादा भाग है, ये वाला, है ना, तो जिसको जायंग बोलते हैं तो उसको मादा पुष्प कहते हैं। जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक साथ होते हैं, यदि जैसे इसमें दोनों हैं, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों हैं, दोनों एक साथ होते हैं, तब उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। सो ये आपका उभयलिंगी पुष्प है पूरा, है ना। आवृत बीजी पौधा है, नर तथा मादा दोनों स्थित होते हैं आवृत बीजी में, इसको उभयलिंग कहते हैं। सरसों का फूल हो गया, गुड़हल का फूल हो गया आदि। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। पुमंग आपके फिर से बताते हैं, पुमंग आपके ये नर भाग होते हैं, स्त्री केसर भाग होते हैं। तो ये अगर एक लिंगी आता है तो एक लिंगी इसमें
केवल नर या मादा में से केवल एक होता है उसे एक लिंग कहते हैं। यदि नर भाग होते हैं तो उसे नर पुष्प कहते हैं, यदि फूल में केवल मादा है तो उसे मादा पुष्प, यदि दोनों हैं तो उभय लिंग कहते हैं। ये आवृतबीजी पौधों में होता है। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया और इम्पोर्टेंट है, चित्र बनाने की कोशिश करिएगा और ये पूरा लिख करके आना है। यदि लिख इतना याद नहीं होता तो चित्र के द्वारा जितना समझ में आता है उतना लिख करके आइएगा। कभी कभी बच्चों स्वपरागण पर परागण में अंतर पूछता है, या पूछता है स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। तो इस प्रकार से लिखने का तरीका आप लोगों को देखना है। और स्वपरागण में क्या होता है, दो लिंगी होना जरूरी है। स्वपरागण पुष्प को स्वपरागण में पुष्प का दो लिंगी होना जरूरी है, जबकि पर परागण में दो लिंगी अथवा एक लिंगी कोई हो सकता है, दोनों हो सकते हैं तो कोई एक हो सकता है। दूसरा इस प्रकार से लिखना है, स्वपरागण में नर और मादा एक साथ परिपक्व होना चाहिए, नर मादा दोनों एक साथ परिपक्व होना चाहिए। और इसमें परागण में पर परागण में नर मादा एक साथ परिपक्व होना जरूरी नहीं है। अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय में भी परिपक्व होते हैं, है ना, पक्व होते हैं या पक्व होते हैं। ठीक है ना बच्चों। पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में इस प्रकार होते हैं कि परागण आसानी से वर्तिका कर पहुंचते हैं, मतलब ये जो वर्तिका है इसमें परागकण आसानी से पहुंचते हैं। जबकि कई बार पुंकेसर व स्त्री केसर पुष्प में ऐसी स्थित होते हैं कि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसे होते हैं कि इसमें जो पर परागण में होता है इसमें आसान वर्तिकाग्र पर पहुंचना आसान नहीं होता, वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते, बल्कि इसमें आसानी से पहुंचते हैं। पुष्प प्राय आकर्षक होते अनाकर्षक होते हैं बच्चों। इसमें पुष्प आकर्षित नहीं होते हैं, अनाकर्षित होते हैं, छोटे होते हैं, इनमें कोई खुशबू नहीं होती है स्वपरागण वाले फूलों में, और मकरंद रहित होते हैं। जबकि जो पर परागण वाले फूल होते हैं वायु परागित पुष्पों को छोड़कर पुष्प प्राय गंध युक्त होते हैं, इनमें काफी खुशबू होती है, आकर्षण होते हैं, इनमें बड़े तथा छोटे समूहों में होते हैं। कुछ पौधों के पुष्प बंद ही रहते हैं, इनमें कभी कभी पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं है, जैसे मटर का, है ना, मटर का पुष्प अंदर बंद ही रहता है, परागण क्रिया इसमें स्वपरागण होता है। जबकि पर परागण में सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जनांगों को अनावृत होने देते हैं, जैसे गुलाब तो ये खुलते हैं, बल्कि मटर के अंदर एक लिंगी और ये दोनों नर मादा भाग अंदर ही होते हैं और ये खुलते नहीं। इस प्रकार से बच्चों इस चित्र के द्वारा स्वपरागण और पर परागण समझा सकते हैं। यहाँ पे परागकण स्वपरागण क्रिया ऐसे होती है, बल्कि जो पर परागण होता है एक पुष्प के यहाँ पे जो क्या होते हैं, एक पुष्प के जो भाग होते हैं नर जनन भाग, इसके जो परागकण होते हैं, एक पुष्प के परागकण ऐसे उड़ करके ऐसे आकर के ये मध इसके द्वारा छोटे छोटे कीटों के द्वारा ऐसे परागकण इसमें आते हैं और इसको बोलते हैं पर परागण। दूसरे फूल से परागण होता है, इसी को पर परागण कहते हैं। इसमें स्वयं होती है और उसमें स्वयं नहीं होती है। इस प्रकार से बच्चों ये स्वपरागण तथा पर परागण क्रिया पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो दूसरा भाग है बच्चों, वृक्क में वृक्काणु की संरचना का वर्णन कीजिए, कार्य तथा क्रिया विधि समझाइए। ये परीक्षा के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये हर साल लगभग पूछा जाता है और ये बनाना बड़ा आसान है आप लोगों को। जैसे किताब में आप लोगों को दिया है थोड़ा जटिल दिया है और हम लोगों ने बड़े सरल तरीके से इसको बनाया है। आप लोगों को सीधे ऐसे बना देना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ऐसे सांप जैसे यहाँ पे बनाकर यू आकार यहाँ बना देना छोटा सा, ये थोड़ा सा मोटा होता है यहाँ पे, ये वृक्काणु की संरचना, और यहाँ पे पेड़ की टहनी जैसे ऐसे थोड़ा सा बनाना है बच्चों, और इसमें ऐसे रचना कर देना है। और वृक्क में वृक्काणु की संरचना बहुत आसान है, बहुत आसान है, ये जटिल नहीं है। जैसे आप लोगों की पुस्तकों में थोड़ा सा जटिल बना है उसको छोड़ दीजिए और इस वीडियो को देखिए, अपने दूसरे साथियों को भेजिए बच्चों, ताकि वो भी इस चित्र को आसानी से समझ सकें। और इसको ये कक्षा 10, 11, 12 की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे चलिए समझते हैं वृक्काणु की संरचना। वृक्काणु इसको इंग्लिश में नेफ्रॉन भी कहते हैं। नेफ्रॉन एक कप जैसी संरचना होती है, ये कप जैसी संरचना होती है
है ना, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। इसको बोमन संपुट कहते हैं बच्चों। जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे चित्र में बता रहे हैं। बोमन संपुट में यहाँ पे कोशिकाओं का गुच्छ होता है, यहाँ पे कोशिकाओं का गुच्छ होता है जिसे कोशिका गुच्छ कहते हैं। ये कोशिका गुच्छ हमने लिख दिया, इसको कोशिका गुच्छ कहते हैं। कोशिका गुच्छ में रुधिर अपवाही धमनी होती हैं। रुधिर अपवाही धमनी होती है, ये धमनियां हैं। रुधिर अपवाही रुधिर का आना जाना होता है इसमें। रुधिर अपवाही धमनी से प्रवेश, इसमें रुधिर अपवाही धमनी से प्रवेश करता है और फिर बाहर निकलता है। फिर ये बाहर निकलता है ऐसे, और कभी कभी ऐसे आप लोगों के जाल जैसे बना होता है और ऐसे बाहर निकलता है। बोमन संपुट से नलिकाकार संरचना, बोमन संपुट से ये जो नलिकाकार संरचना होती है आपकी, नलिकाकार संरचना निकलती है ये, जिसे कुंडलित नलिका बोलते हैं। ये कुंडलित नलिका यहाँ पे जैसे हमने लिखा है कुंडलित नलिका, फिर कुंडलित नलिका कहते हैं। कुंडलित नलिका फिर एक संरचना बनाती है। ये कुंडलित नलिका यहाँ पे एक संरचना बनाती है बच्चों, ऐसे जो यू आकार की होती है, जिसे हेनले लूप कहते हैं। हेनले नामक व्यक्ति ने इसकी संरचना की थी, इसके बारे में खोज की थी। इसी को हेनले लूप कहते हैं बच्चों। ये हेनले लूप है। इसके बाद ये आगे देखिए, ऐसे आपको बनाना है। और यदि व्यक्ति की नेफ्रॉन की संरचना आती है, बहुत सिंपल है, और ऐसे आपका ब्लड ऐसे आकर के यहाँ से बाहर निकल जाता है। ये संग्राहक वाहिनी है। ट्यूब, कलेक्टर, इंग्लिश में याद करने की कोशिश करिएगा इनके नाम बच्चों, ताकि आगे की परीक्षाओं में आप इसको और आसानी से सीख सकें। अब इसकी वृक्काणु की क्रियाविधि के बारे में यदि आता है, तो वृक्काणु की क्रियाविधि के बारे में बच्चों इस प्रकार से, कैसे क्रियाविधि इसमें कैसे कार्य करता है वृक्काणु। इसमें छानना, पहला हेडिंग है छानना। रुधिर बोमन संपुट के अंदर कोशिका गुच्छ की कोशिकाओं द्वारा छाना जाता है, जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, है ना। निस्यंदन, वृक्काणु के नलिकाकार हिस्सों से गुजरता हुआ, जैसे हमने बताया सांप की तरह आकृति गुजरता है। इस निस्यंदन में जो फिल्ट्रेशन होता है, जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, निस्यंद में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, यूरिक या यूरिया, इस प्रकार से लवण तथा जल अत्यधिक मात्रा में होते हैं, जिनको छान करके बाहर करता है। पुनः शोषण, जैसे जैसे निस्यंदन नलिका में बहता जाता है, वैसे वैसे लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज हो गए, आपके अमीनो अम्ल हो गए, लवण है, जल है, विशेष रूप से वृक्काणु को घेरती हुई रुधिर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पानी की मात्रा का पुनः अवशोषण पानी की आवश्यकता तथा उस उत्सर्जक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। सो ये पुनः अवशोषण की क्रिया बच्चों कभी कभी अकेले पूछ सकता है पुनः अवशोषण की क्रिया के बारे में, तो याद करना क्या है। जैसे जैसे निस्यंदन नलिका में बहता जाता है, वैसे वैसे लाभप्रद पदार्थ जैसे ग्लूकोज है आपका, ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अमीनो अम्ल हो गया, लवण और जल है, शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विशेष रूप से वृक्काणु को घेरती हुई रुधिर कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। रुधिर जो कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं रुधिर की, उनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है इन लाभप्रद पदार्थों को, ग्लूकोज को, अमीनो अम्ल को, लवण को, जल को। और पानी की मात्रा का पुनः अवशोषण पानी की आवश्यकता तथा उत्सर्जक पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। उत्सर्जक पदार्थ जो हमारे शरीर से, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, शरीर से बाहर निकलने वाले पदार्थ, सड़े गले जो जिसकी जरूरत नहीं है, ये उत्सर्जक पदार्थ होते हैं, जिनको शरीर की जरूरत नहीं होती है। मूत्र पुनः अवशोषण के पश्चात जो निस्यंदन, जो फिल्ट्रेट होता है, ये बचता है, उसे मूत्र कहते हैं। मूत्र में घुले हुए नाइट्रोजन जो पदार्थ होते हैं, जैसे कि है ना, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जक पदार्थ होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, अतिरिक्त लवण हो गया तथा पानी होता है ना। ये प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र वाहिनी द्वारा मूत्राशय में भंडारित होता है। और मूत्र वाहिनी जिसे यूरेटर बोलते, एक लंबी नलिका नुमा संरचना होती है। सो ये बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप लोग याद करिएगा। जितना याद हो जाए बच्चों उतना आप लोगों को लिख के आना है, और इसमें ज़्यादा रटना नहीं है, जितना समझ में आता है ना। सो वृक्काणु की जो वृक्क का काम है, जो वृक्काणु की संरचना है, वृक्क का कार्य है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, यूरिया को, है ना, यूरिन के द्वारा
या मूत्र के द्वारा बाहर निकालना, छानना, ये खासकर। और मनुष्य के शरीर में लगभग 2 लाख से 2.5 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 2 लाख से 2.5 लाख। एक किडनी में लगभग 2 लाख से 2.5 लाख आपके जो है ये वृक्काणु होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से अगला जो महत्वपूर्ण भाग है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी ध्यान दीजिए। पाचन क्रिया से आप क्या समझते हैं? मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। कभी कभी मानव के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र, पाचन क्रिया एक ही चीज है तथा पोषण प्रक्रिया को समझाइए। तो इस प्रकार से मानव पाचन तंत्र, पाचन क्रिया, पोषण तंत्र, कुछ भी परीक्षा में ऐसे लिख के आता है तो ये चित्र आप लोगों को जरूर बनाना है बच्चों। बहुत सरल है, देख लीजिए, ज्यादा कठिन चित्र नहीं है। ये शरीर के अंदर जो ये पाचन तंत्र है, ये हर मनुष्य के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट भाग होता है और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जैसे देखिए, ये ग्रसनी है, यहाँ से ये मुख है, यहाँ से ये आपकी लार ग्रंथि है, सैलरी ग्लैंड बोलते हैं इसको, ये माउथ है बच्चों, ये टीथ है यहाँ पे होते हैं, ये मुख हमने, और ये आपकी ग्रसनी है, ये जो पीछे का भाग होता है। इसके बाद ये आपकी ग्रास नली होती है। इसके बाद ये आपका लीवर है, जो पित्त का श्रावण करता है, ये लीवर। ये आपका, इसके अंदर ये आपका पित्ताशय जिसको गाल ब्लैडर बोलते हैं, ये गाल ब्लैडर है बच्चों। ये आपका स्टोमक है, अमाशय जिसको बोलते हैं। खाना सीधे आकर के यहाँ से 2 ढाई 3 घंटा यहाँ रहता है। इसके बाद 3 घंटा से 5 घंटा के बाद फिर यहाँ रहने के बाद फिर आगे आता है। ये आपका पेंक्रियाज है आपका बच्चों। ये बिल्कुल सरल रचना है आपकी, ऐसे, ठीक है ना। ये बड़ी आंत है, इसको बड़ी आंत बोलते हैं। ये छोटी आंत है बच्चों, जो पीले भाग में है, छोटी आंत है। हरे भाग में जो है ये आपकी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अपेंडिक्स है जिसको अनुबंध बोलते हैं, कभी कभी अपेंडिक्स हो गए बच्चों। रेक्टम है, मलाशय है ना, जो आपका मल है, ये आपका, ये इसी बड़ी आंत में रहता है। इसके बाद एनस, गुदा से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से ये पाचन तंत्र का चित्र बना करके कभी कभी पाचन तंत्र का चित्र पूछता है। देख लीजिए बच्चों, बहुत सरल है और सिंपल है, आप लोगों को बना के आना है, ज्यादा कठिन नहीं है। सीधे एक पेंसिल लीजिए, ऐसे बनाइए, एक दो बार कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। आगे पाचन तंत्र, ये कई अंगों से मिल करके एक सिस्टम है जिसको डाइजेशन सिस्टम बोलते हैं इंग्लिश में। अंगों और ग्रंथियों का समूह जो भोजन का पाचन व अवशोषण का कार्य करता है, उसे ही पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र क्या है? अंगों का एक समूह है। अंगों के समूह को, ग्रंथियों के समूह को ही पाचन तंत्र कहते हैं। तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। ये पूरा एक सिस्टम है, ये सारा मिल करके ही बच्चों क्या बनता है? पाचन तंत्र बनता है। ये पूरा सिस्टम मिल करके ही पाचन तंत्र है। इसमें ये हार्नाल हो गई, लीवर भी है, ये आपकी स्टोमच है जिसको बोलते हैं अमाशय, ये आपकी गाल ब्लैडर हो गई, पित्ताशय, पैंक्रियाज हो गया। ये सब डाइजेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बड़ी आंत है आपकी, ये छोटी आंत है, बिल्कुल सरल से, ज्यादा कुछ नहीं है। सो अंगों और ग्रंथियों का समूह जो भोजन का पाचन व अवशोषण का कार्य करता है। भोजन का पचाता है, अवशोषण करता है। जो इसकी एनर्जी वाली चीजें हैं, अब जो मिनरल हैं, जो तत्व हैं, शरीर के द्वारा खींच लिए जाते हैं इन अंगों के द्वारा और शरीर के सभी भागों को भेजे जाते हैं, ठीक है ना। उसे पाचन तंत्र कहते हैं। इसमें देखिए अंग में क्या क्या आते हैं? मुख आ गया, ग्रसनी है, ग्रास नली है, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय, ये अंग में आते हैं। तो यहाँ पे ग्रंथि में ध्यान देना है, लार ग्रंथि और यकृत ग्रंथि हैं। ये शरीर के अंदर, ये भी पाचन तंत्र में अंग और ग्रंथि दोनों मिलकर के पाचन तंत्र में भूमिका निभाते हैं। सो ग्रंथि में मुख आ गया, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। और जबकि ग्रंथि में लार ग्रंथि और यकृत ग्रंथि, ये लार ग्रंथि है, जबकि लीवर, ये भी आपकी एक ग्रंथि है ना। लार ग्रंथि यहाँ पे होती है जो मुख के अंदर बनती है, और ये आपकी लीवर, आपका ये भी एक ग्रंथि है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए बच्चों, ये जो डाइजेशन सिस्टम में आपका कोई भी भोजन होता है, सबसे पहले मुख के द्वारा भोजन का
ग्रहण किया जाता है, अंतर्ग्रहण अंदर लिया जाता है। ये आपका मुख है चित्र में, यहाँ पे मुख होता है, मुख से भोजन अंदर जाता है और इस प्रकार से ये आपकी ग्रसनी है, ये ग्रसनी है। सो मुख के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इसमें उपस्थित एंजाइम टाइलिन द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसके बाद एक ग्रसनी है, ये जो पीछे वाली भाग होती है, मुख के भाग पीछे वाला भाग होता है, ग्रसनी जो बोलते हैं, है ना, जिसको ग्रसनी बोलते हैं। फायरिंगल्स मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। तो ये पिछला भाग जो होता है बच्चों, ये आपका ग्रसनी होता है। इसके बाद एक ग्रसिका है, ये ग्रसिका है जिसके ये आहार नल बोलते हैं, ग्रसिका इसको ये जो है, इसके द्वारा भोजन मुख गुहा से अमाशय में जाता है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यहाँ से भोजन अपामाशय में जाता है, अमाशय में। ग्रसिका में यहाँ पे कोई डाइजेशन सिस्टम नहीं होता, कोई पाचन नहीं होता है। यह एक 25 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, ये वाली बच्चों। इसके बाद ये अमाशय हो गया आपका, ये अमाशय है। अमाशय में क्या होता है, देखिए बच्चों, अमाशय में भोजन आते ही गैस्ट्रिक नामक हार्मोन निकलता है। यहाँ जैसे भोजन आता है तो यहाँ पे गैस्ट्रिक नामक हार्मोन निकलता है। गैस्ट्रिक नामक हार्मोन निकलता है यहाँ पे, गैस्ट्रिक नामक हार्मोन जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। यहाँ पे क्या होता है, गैस्ट्रिक नामक हार्मोन स्रावित होता है जो जठर ग्रंथियों को सक्रिय करता है। जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है यहाँ पे, इसी अमाशय के अंदर यहाँ पे जठर रस निकलता है बच्चों। यहाँ पे ये जठर रस निकलता है। जठर रस में आपका HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक हो गया, पेप्सिन हो गया, रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। इसमें HCl, पेप्सिन, रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। अब जो HCl होता है भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है इसके अंदर भोजन का जो माध्यम है उसको भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है तथा भोजन के कठोर कणों को गला देता है। अमाशय में भोजन, यहाँ पे भोजन 3 से 5 घंटा रहता है, 5 घंटे यहाँ पे रखता है। यहाँ भोजन अवलेह के रूप में आ जाता है, इस रूप को कायम कहते हैं बच्चों। इसके बाद एक गहड़ी आ गया, गहड़ी चलिए, इसमें ये गहड़ी आ गया, जो ये बच्चों ये गहड़ी है, ये यहाँ से ये जो भाग होती है ये गहड़ी में आता है। ये भाग होता है, ये गहड़ी, इसको गहड़ी बोलते हैं। इसके अमाशय से भोजन गहड़ी में आता है। ये गहड़ी क्या है, अमाशय से भोजन गहड़ी में पहुंचता है। ये अमाशय हुआ आपका, अमाशय से भोजन इस गहड़ी में आया, गहड़ी में पहुंचता है। गहड़ी से अग्नाशय से, गहड़ी में होता क्या है, ये अग्नाशय है जो आपका अग्नाशय, यहाँ पे बच्चों ये अग्नाशय रस, और ये ऊपर लीवर होता है। यह लीवर से आपका जो है पित्त रस आकर मिलता है यहाँ पे गहड़ी में। जब भोजन यहाँ से आगे आता है तो अग्नाशयी रस और पित्त से, ये लीवर से पित्त रस आकर यहाँ पे गहड़ी में मिलते हैं। पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसमें पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता बच्चों। यहाँ पर जब आता है पित्त रस तो इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी भोजन के पाचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि यह भोजन के माध्यम को अम्लीय से क्षारी बनाता है। इसके बाद बच्चों ये आपकी छोटी आंत में, ये भोजन वहां से आने के बाद ये छोटी आंत में आता है। यहाँ पर ये छोटी आंत में आता है सबसे पहले बच्चों, ध्यान देना। भोजन यहाँ से आकर के छोटी आंत में पहुंचता है। इस छोटी आंत में ये जो है आपकी 6 से 7 मीटर लंबी होती है, काफी लंबी आंत होती है। ये जो पेट के अंदर ऐसी सिकड़ी होती है, यह पतला लंबा कुंडलित जैसी संरचना होती है, ऐसे संरचना होती है। इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है बच्चों, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर होती है। यहाँ भोजन का पाचन पूर्ण तरीके से होता है, भोजन का पाचन पूर्ण रीति से होता है। इसके बाद बच्चों ये छोटी आंत से, यहाँ से भोजन, छोटी आंत के बाद ये भोजन यहाँ से ऐसे बड़ी आंत में आता है, यहाँ से ऐसे जुड़ा होता है ऐसे, और ये छोटी आंत से भोजन ऐसे यहाँ से बड़ी आंत में होते हुए ये मल द्वार से बाहर निकलता है। ये आपकी बड़ी आंत है, जो हरे कलर की है, ये आपकी बड़ी आंत है। यहाँ पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जो पचा हुआ भोजन है वो अवशोषित कर लिया जाता है,
है ना, जो एनर्जी होती है शरीर के द्वारा इनके द्वारा बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को मलाशय द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। बाकी जो सड़ा गला पदार्थ है जिसको बिस्टा बोलते हैं, लेटरिन बोलते हैं, टट्टी बोलते हैं अपनी भाषा में बच्चों, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 7 फीट होती है। इसके बाद आपका ये मल द्वार हो गया, ये आपका मल द्वार होता है बच्चों। ये यहाँ अपच भोजन को विष्ठा के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया था। सो मल द्वार जहाँ से लेटरिन करते हैं वो मल द्वार है, जिसको आनस बोलते हैं इंग्लिश में। और इस प्रकार से डाइजेशन की क्रिया पूरी होती है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, जिसको शरीर को जरूरत नहीं है, उसको शरीर से बाहर निकालने को उत्सर्जन बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये डाइजेशन की क्रिया आप लोगों की पूर्ण हुई और ये ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोग 1-2 बार ध्यान करेंगे, ये मनुष्य के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है। सो मेहनत करिए बच्चों, अच्छे नंबर लाइए। आज की इस वीडियो में आपने साथियों को शेयर करिए। हमने बड़े सरल भाषा में सरल तरीका से इसको समझाने की कोशिश किया है बच्चों। ध्यान दीजिए, परिश्रम करिए, मेहनत करिए और अगले साथियों को शेयर करिए। दिल करे तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत किया है। एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू बच्चों वीडियो को देखने के लिए।